हाँ, गुड मॉर्निंग साथियों। आज हमारी सीईटी हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव की सेकंड क्लास है। देखो, सबसे पहले तो एक तो होता है a जमा बी का वर्ग होता है और एक होता है a माइनस बी का वर्ग होता है। a जमा बी का वर्ग a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab और a माइनस बी का वर्ग a की 2 जमा b की 2 और माइनस 2ab। दोनों में a की 2 जमा b की 2 ही होता है, बट a जमा b का वर्ग जमा 2ab और a माइनस b का वर्ग माइनस 2ab। एक तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आता है 750 गुणा 750 प्लस 625 गुणा 625 माइनस 2 गुणा 750 गुणा 625। एक तो इस तरह क्वेश्चन आता है 750 गुणा 750 जमा 625 गुणा 625 माइनस 2 गुणा 750 गुणा 625। देखो, 750 को हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। ये a हो गया, a डबल हो गया, a स्क्वायर हो गया, ये b डबल हो गया, b स्क्वायर हो गया और माइनस 2ab और ये जो माइनस 2ab है, माइनस 2ab है, ये a माइनस, यदि यहां माइनस 2 है तो a माइनस b का वर्ग होता है, प्लस 2ab है तो a प्लस b का वर्ग होता है। ये हो गया a माइनस b का वर्ग हो गया और वेहर a क्या है, a हमारे पास 750 है, b 625 है और ये आ गया हमारे पास 125 का वर्ग। इसमें से ये घटा दिया 125 का वर्ग होता है 15625। यदि माइनस 2ab है तो a माइनस बी का वर्ग होगा और प्लस 2ab है तो a प्लस बी का वर्ग होगा। आगे ये जो वर्ग है ना, ये वर्ग देखो, वर्ग करना बताता हूं कि जब भी इकाई के अंकों का जोड़ यदि 10 होता है तो इनको आपस में गुणा करो। 5 पंजू 25 और ये 2 9 एक जैसे हैं, 1 10 हो गया, 10 9 90। जैसे मान लो 75 का वर्ग करना है तो 5 पंजू 25, एक अंक बढ़ाएंगे, 1 8 हो गया, 1 7 रह गया, 8 7 56। 125 का वर्ग करना है तो 5 पंजू 25 और 2 12 एक जैसे हैं तो 1 13 हो गया, 1 12 हो गया। 13 को 12 से करेंगे तो 13 ढाई 130 और 2 बच गया, 13 दूनी 26, ये आ गया 156। क्लियर? माइनस 2 है तो a माइनस बी का वर्ग, प्लस 2 है तो a प्लस बी का वर्ग। देख सुनो, एक इस तरह के जो मल्टीप्लाई आते हैं, जैसे 1398 को 1398 से गुणा करो। देख सुनो, इस तरह के जो भी गुण आते हैं वो केवल इन सूत्रों से आसानी से निकलेंगे। 1398 कितनी बार है, ये 2 बार है। 1398 के ऐसे टुकड़े बनाओ कि जो 1 2 3 4 में टूटे। जैसे 1398 को हम लिख सकते हैं 1400 माइनस 2, ये हो गया a माइनस बी का वर्ग। a क्या हो गया 1400, a स्क्वायर, a माइनस बी का वर्ग, a की 2 जमा b की 2, b क्या हमारे पास 2 है, 2 का वर्ग माइनस 2 a और b। 14 का वर्ग हो गया 196, डबल 0 2 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 0, 4 0 हो गई। 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 इसमें जोड़ दिए, 14 दूनी 28 दूनी 5600 इसमें से घटा दिए और दैट इज आंसर। इसको ऐसे करें, या तो जोड़ के या घटा के उसका मान ले आओ, या तो a माइनस बी का वर्ग लगेगा या a प्लस बी का वर्ग। देखो,
एक होता है, जैसे मैं कहूं कि 750 जमा 650 का वर्ग माइनस 4 गुणा 750 गुणा 650। लिखो ये क्वेश्चन, ये दिल्ली पुलिस में आया था। देखो एक सूत्र होता है a जमा बी का वर्ग और माइनस 4ab, ये बराबर a माइनस बी के वर्ग के बराबर होता है। या तो इसको याद रख लो या इसको निकालना सीखो। ये तो हो गया a जमा बी का वर्ग, ये तो हो गया a जमा बी का वर्ग माइनस 4ab। तो ये हमेशा a माइनस बी के वर्ग के बराबर होता है। और वे है a क्या है, b क्या है, a ये है, b ये है। ये कैसे होता है, देखो इसको जब सोल्व करोगे, a जमा बी का वर्ग सोल्व करोगे, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab और माइनस 4ab। अब सीधी सी बात है, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, यदि माइनस 4ab में से जमा 2ab घटाओगे तो ये माइनस 2ab बचेगा। और माइनस 2ab ये बराबर होता है a माइनस बी के वर्ग के। तो मोटी बात ये है कि माइनस 4ab देखते ही सिर्फ ये याद रखना है a माइनस बी का वर्ग होता है ये। और एक जगह क्या लिखोगे, एक जगह लिखेंगे 750 और b की जगह लिखेंगे 650 और जब घटाएंगे तो 100 का वर्ग। और वर्ग कैसे करोगे, 1 का वर्ग 1 और 2 जीरो का वर्ग करोगे तो 4 जीरो। ये आंसर है, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, माइनस 4ab भी हमेशा a माइनस बी के वर्ग के बराबर होता है। एक होता है a की 3 जमा b की 3 होता है। इसमें तो एक कॉलम में तो a जमा b होता है और दूसरे में a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस ab होता है। और एक होता है a की 3 माइनस b की 3। इसमें एक तो a माइनस b होता है और एक में a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और प्लस ab होता है। ये दो सूत्र और लिखो। और यदि जब भी a जमा बी का क्यूब हो या a माइनस बी का क्यूब हो तो तुम्हें जमा वाले में तो सारे जमा जमा के आएंगे। a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab a जमा b, इसमें सारे जमा के आएंगे। और माइनस का क्यूब करोगे तो इसमें सारे माइनस के आएंगे। a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab a माइनस b, इसमें सारे माइनस के। वैसे इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट वैसे ही लिख लो, कभी जरूरत पड़ जाए तो। कई बार सूत्र ही पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन सूत्र के हो जाते हैं, तो सूत्र यदि है ना याद है तो कम से कम ध्यान रहेगा। जमा में सारे जमा के रहेंगे, माइनस में सारे माइनस के रहेंगे। जमा में सारे जमा के रहेंगे और माइनस में सारे माइनस के रहेंगे। देख सुनो, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आए कि मैं कहूं कि 9 गुणा 9 गुणा 9 माइनस 5 गुणा 5 गुणा 5 अपॉन 9 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 जमा 5 गुणा 5। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसमें ये सूत्रों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, यदि a 3 बराबर है और b 3 बराबर है और यदि बीच में माइनस है तो बगैर समय खराब करे केवल a माइनस बी करना है। 9 में से 5 घटाना है। इस क्वेश्चन का 4 आंसर आएगा, क्योंकि ये जो सेकंड ब्रैकेट है, जैसे ये a की 3 माइनस बी की 3 हो गया, ये हो गया, तो एक में तो ये माइनस बी आएगा और एक ब्रैकेट में ये आएगा, तो ये ब्रैकेट और ये नीचे वाला कट जाएगा, केवल ये a माइनस बी बचेगा। तो सिर्फ ये ध्यान रखना, ये 3 बार, ये 3 बार, माइनस है तो घटा दो, यदि प्लस है तो जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 14। तो इसमें सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऐसे लिख लो, जब ऊपर a की 3 जमा b की 3 हो, जब ऊपर a की 3 जमा b की 3 हो तो हमेशा a जमा b आंसर होता है, तो हमेशा a जमा b आंसर होता है। और यदि a की 3 माइनस b की 3 हो, a की 3 माइनस b की 3 हो तो a माइनस b आंसर होता है। a की 3 माइनस b की 3 हो तो a माइनस b आंसर होता है। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आए, इसको खोल के समझाऊं? खोल के समझाऊं? समझ में आ गया? आ गया? सिर्फ घटाना है या जोड़ना है। सूत्र करोगे तो मैं सूत्र भी वही लगाऊंगा, एक ब्रेक कट जाएगा नीचे वाला उससे, और वो a ही बचेगा सिर्फ, या तो a माइनस b बचेगा या a प्लस b बचेगा। एक इस तरह क्वेश्चन आए, 967 जमा 154 का वर्ग प्लस 967 माइनस 154 का वर्ग अपॉन 967 गुणा 967 प्लस 154 गुणा 154। लिखो ये क्वेश्चन, 746 जमा 149 का वर्ग माइनस 746 माइनस 149 का वर्ग अपॉन 746 गुणा 149। ये दोनों क्वेश्चन लिखो। ये दशमलव में भी आ सकते हैं और वैसे भी आते हैं, या तो दशमलव लगाएंगे इसमें या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। देख सुनो, यदि यहां a जमा b का वर्ग हो, यहां a माइनस b का वर्ग हो, और दोनों के बीच में जमा का निशान हो, a जमा b का वर्ग a माइनस b का वर्ग, दोनों के बीच में माइनस का निशान, यदि जमा का निशान हो तो हमेशा इसका 2 आंसर होता है, और यदि माइनस का निशान हो तो हमेशा 4 आंसर होता है। बगैर सवाल टाइम खराब करे इसको समझाता भी हूं, बाकी याद रख लेना। a जमा b का चाहिए, यहां पॉइंट लगा दे, जैसे पॉइंट लगा दे, ठीक है, ऐसे कहीं भी दशमलव हो या कोई, बशर्ते कि उनमें a एक जैसा हो और b एक जैसा हो। जैसे यहां जो a है यहां भी वही a होना चाहिए, b है यहां भी वही b होना चाहिए, यहां जमा यहां माइनस, दोनों का वर्ग हो और दोनों के बीच जमा का निशान हो तो केवल 2 आंसर होता है, और यदि माइनस का निशान हो तो 4 आंसर होता है। लिखो, जब a जमा b तथा a माइनस b, a जमा b तथा a माइनस b दोनों वर्गों के बीच जमा का निशान हो तो सदैव 2 आंसर होता है, तो सदैव 2 आंसर होता है। और यदि माइनस का निशान हो तो 4 आंसर होता है। और यदि दोनों के बीच माइनस का निशान हो तो 4 आंसर होता है। देखो कैसे होता है, सुनो मेरी बात गौर से। जैसे मान लो हमने ये तो a मान रखा है, ये तो हो गया a जमा b का वर्ग, और ये हो गया a माइनस b का वर्ग। देखो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। अब सुनो, a जमा b का वर्ग तुम्हें पता है, ये माइनस, ये भी, ये दोनों मैंने लिख रखे पहले। ये हो गया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। नीचे दे रखे हमें a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। देखो, जमा 2ab और माइनस 2ab से मान जमा घटा के कैंसिल। a स्क्वायर और a स्क्वायर कितने हो गए? 2a स्क्वायर। b स्क्वायर और b स्क्वायर कितने हो गए? 2b स्क्वायर। और नीचे क्या हमारे पास? a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। तो इन दोनों में कॉमन आएगा 2,
ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, और नीचे भी सेम ही है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो मोटी बात यह है कि यदि इन दोनों के बीच जमा का निशान हो तो हमेशा 2 आंसर होता है, और यदि माइनस हो तो 4 आंसर। उसमें माइनस वाले में क्या होता है, उसमें 1 की 2 बी की 2 कट जाएगा, 2 एक बी 2 एक बी 4 एक बी, एक बी से बी कैंसिल 4 बच जाएगा। समझ में आ गया? जमा हो तो बगैर समय खराब करे 2 आंसर, माइनस हो तो बगैर समय खराब करे 4 आंसर, बशर्ते कि ए एक जैसा होना चाहिए और बी एक जैसा होना चाहिए। देखो एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 125 सही 2/7, 135 सही 3/7, 145 सही 4/7, इस तरह जमा में आए या बीच में कोई भी निशान माइनस का आए, जमा का आए या बीच में कोई भी निशान माइनस का आए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक तो 1 सही 1/2, 1 जमा 1/2, ये दोनों बात बराबर होती है। जो सही बटा होते हैं ये जमा में होते हैं। जैसे सही बटा कैसे खोलते हैं, हम इसको इससे गुणा करते हैं, ये जोड़ते हैं। तो क्यों जोड़ते हैं कि ये जमा में है, 125 जमा में है ये भी, तो ये जो जमा वाली है ना ये पहले जोड़ दिया करो। 125 में 135 और 135 में 145, इन तीनों को जोड़ के पहले ही 405 हो गया, ये जमा में हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ बच गया 2/7, यहाँ बच गया 3/7, यहाँ बच गया 4/7, 7 आ गया एलसीएम, 4 3 7 और 2 9/7, ये 405 जमा में है, ये तो जमा में है। ये 9/7 का मतलब होता है एक तो उचित भिन्न होती है और एक होती है अनुचित भिन्न। उचित भिन्न अनुचित भिन्न में क्या अंतर होता है? भिन्न का मतलब जैसे फ्रैक्शन, 3/5 लिखो तो ये उचित हो गई, और 5/3 लिखो तो ये अनुचित हो गई। जिसमें ऊपर वाला यदि छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन है, वो जो भिन्न है वो बिल्कुल उचित है, अप्रिशिएट है। 3/5 उचित भिन्न है, क्योंकि 3 में 5 का भाग नहीं जाता। 5/3 का मतलब हो गया कि ये भिन्न अनुचित है, उचित नहीं है, अभी 5 में 3 का भाग जाता है। वही बात यहाँ है, ये जो 9/7 है ये अनुचित है, तो पहले तो 9 में 7 का भाग दोगे, क्योंकि जब भाग जाता है तो देना है, ना जाना तो छोड़ दो। इसको कैसे लिखते हैं हम? पहले ये लिखते हैं 1 सही, फिर 2 लिखते हैं 2/7, ये एक फिर जमा में आ गया। ऑलरेडी पहले 405 जमा में है ही, तो इसमें एक जोड़ देंगे, इसका आंसर आएगा 406 सही। तो ऐसे समझ में आएगा ना? बताओ, जब ऊपर वाली संख्या यदि बड़ी है तो भाग देना है पहले, फिर सही बटा बनाएंगे। सही बटा कैसे बनाते हैं? पहले ये लिखते हैं 1 सही 2/7, ऐसे लिखते। ये एक फिर जमा में आ गया, इस ये कहां से आ गया? इन तीनों को जोड़ दिया, क्योंकि ये जमा में है तीनों। पहले इनको, नहीं तो पहले सही बटा खोल लोगे फिर लघुत्तम, उसमें सब में 5 मिनट खराब होंगे। तो इसका तरीका ये होता है निकालने का। उतारो ये क्वेश्चन, शाबाश। आज बिल्कुल धीरे धीरे बता रहे हूँ, बिल्कुल आराम से, आज कोई स्पीड नहीं है, नहीं मिला तो मैं ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना? जैसे यहां माइनस होता तो इसको और इसको जोड़ देते, ये घटा देते। देखो सिर्फ 5 मिनट पूरा ध्यान देना है, और ये जो छोटा सा टॉपिक है ये मैथ का भी है और रीजनिंग का भी है। एक छोटी सी बात याद रखनी है, विभाजकता के नियम सिर्फ समझना है, बिल्कुल आराम से बताता हूं, और अनिवार्य मतलब टॉपिक है। कोई संख्या 2 से डिवाइड कब होती है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो इनका एक स्पेशल नियम होता है कि कितनी भी बड़ी संख्या लिखो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखोगे,
यदि केवल और केवल उस संख्या में इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। 4 का नियम होता है लास्ट के 2 अंक देखने हैं, 8 का नियम होता है लास्ट के 3 अंक देखने हैं, और 16 का नियम होता है लास्ट के 4 अंक देखने हैं। कितनी बड़ी संख्या हो, यदि केवल लास्ट का एक अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक होने अनिवार्य है, और 8 में लास्ट के 3 अंक होने अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए हमें बड़ी संख्या दे दी, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, जैसे कुछ भी दे दिया और यहां लगा देंगे स्टार, ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इस स्टार के स्थान पर हम क्या लिखें कि यह संख्या 8 से विभाजित हो या 16 से विभाजित हो। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो 8 का नियम चूंकि हमें याद है, 2 के लिए 1 अंक देखेंगे, 4 के लिए 2 अंक देखेंगे, 8 के लिए 3 अंक देखेंगे, तो ये 3 अंक उठाओ, सिर्फ ये 3 अंक उठाओ बस, और बाकी छोड़ दो, सारी भाग मत देना, समय ज्यादा खराब होगा। लास्ट के 3 अंक ले लिए मैंने, ऑप्शन मिलेगा हमारे पास 8 से, यदि 8 छंगी 48 और यहां बच गया, ठीक है, तो 8 के पहाड़ी में आना चाहिए, यहां 2 लिखता हूं मैं तो 8 चौका 32 हो जाता है। यदि स्टार की जगह मैं 2 लिखता हूं तो ये जो पूरी संख्या है ये 8 से डिवाइड हो जाएगी, और 16 होता तो कितने अंक लेते हैं, 4, और 32 में 5, 4 में 2 और 2 में 1। पहले तो ये बताओ ये क्लियर है क्या, क्लियर? 2 के लिए केवल इकाई का अंक, इकाई दहाई का अंक, इकाई दहाई सैकड़ों, इकाई दहाई सैकड़ों हजार, या ऐसे गांव कॉमन भाषा में समझ लो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, और मैक्सिमम 16 तक ही पूछते हैं। जैसे 32 के लिए तो 5 अंक हो जाएंगे, तो इससे अच्छा तो उससे आगे तो फिर है ना पूरी संख्या में भाग देख के देख लेंगे, तो इसमें लगभग 8 या 16 तक पूछेंगे। ये नियम याद रहने जरूरी है, क्योंकि ये नियम है ना, ये हर टॉपिक में काम आएगा। अब 3 को नियम, 3 तिया 9 तिया 27 ती 81 तिया 243 तिया 729, ये सभी का साझा नियम है कि कोई भी संख्या दे देंगे हमें, ठीक है, तो कोई भी संख्या दे देंगे, यदि अंकों का योग 3 के पाड़े में आता है तो 3 से विभाजित होता है, 9 के पाड़े में आता है तो 9 से विभाजित होता है, 27 के पाड़े में आता है तो 27 से विभाजित होता है, और इसका जोड़ी कैसे आएगा नहीं, तो 3, 9, 27 ही ध्यान रखना है। यदि अंकों का योग 3 के पाड़े में आता है, जैसे मैं यहां लिख दूं स्टार, स्टार की जगह क्या लिखा जाए कि यह 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, तो सीधी सी बात एक है कि अंकों को जोड़ेंगे, 9 और 8 17 7 24 36 5 35 और 2 37, और 9 के पाड़े में 36 आता है, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 9 पंजू 45, और इनका जोड़ कितना रहा है 37, तो यदि मैं यहां 8 लिख देता हूं तो 45 जोड़ आते ही 9 के विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम 3 के पाड़े में आना चाहिए, 9 का नियम 9 के पाड़े में आना चाहिए, 27 का नियम 27 के पाड़े में आना चाहिए। क्लियर? वही नियम जैसे 2 4 8 का नियम है ना, वही नियम है 5 5 25 और 125 का, 625 का, वही 3125 का, वही 15 625 का, वही 5 का नियम चलेगा कि जैसे 2 का नियम है ना केवल इकाई के अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, ऐसे 5 का नियम होता है केवल इकाई के अंक में यदि 5 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होती है। और 5 का नियम और 5 का भाग कब जाता है, जब इकाई के स्थान पर 5 होता है। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखो, यदि इकाई के अंक पर लास्ट अंतिम अंक पर 5 लिखा है तो वह संख्या 100% 5 से विभाजित होगी। जैसे 4 का नियम है 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, उसी तरह 25 का नियम है कि लास्ट के 2 अंकों में भाग जाना जरूरी है। और लास्ट का कितनी बड़ी संख्या लिखोगे तो लास्ट के 2 अंक का मतलब यह है या तो 2 अंकों पर 25 हो तब 25 कम 25 होगा, या 50 हो 25 दूनी 50 होगा, या 75 हो 25 थी 75 होगा, या 25 चौका 100 डबल जीरो। जीरो का अलग से नियम बताऊंगा, जीरो का नियम मैंने छोड़ रखा। मोटी बात यह है जब लास्ट का एक अंक डिवाइड है तो 2 का भाग जाएगा 5 का जाएगा, यदि एक अंक में 5 का भाग जाता है तो 2 अंकों में 4 का जाता है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड है, 2 अंकों में 25 का जाता है तो 25 से डिवाइड है, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड है, लास्ट के 3 अंकों में 125 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 125 से डिवाइड है। बाकी 5 और 25 दो याद रखो, 125 तो कोई ना कुछ। मोटी बात यह है कि 125 का भाग का मतलब है या तो 125 मिल जाए, ठीक है, इसमें 125 का जाएगा, या 125 दूनी 250 मिल जाए, इसमें भी 125 का जाएगा, या 125 या 375 मिल जाए, इसमें भी 125 का जाएगा। समझ में आ गई? ऐसे
25 का है, ऐसे 5 का है। एक जीरो का नियम होता है। देख जीरो, कितनी भी बड़ी संख्या में केवल एक जीरो दे रखा है तो उसमें 2 का भाग कन्फर्म जाएगा, उसमें 5 का कन्फर्म जाएगा और उसमें 5 दूनी 10 का कन्फर्म जाएगा। यदि डबल जीरो आ गई लास्ट में तो 4 का 100% जाएगा, 25 का जाएगा और 25 चौका 100 का जाएगा। यदि लास्ट में 3 जीरो आ गई तो 2 दूनी 4 दूनी 8 का जाएगा और 125 का जाएगा और 125 8 उसमें 1000 का भाग जाएगा। इसी तरह चलता रहेगा ये सिस्टम लास्ट तक, समझ गया। इकाई के स्थान पर यदि जीरो दिया गया है तो 2 का कन्फर्म जाएगा, 5 का जाएगा और 10 का भी जाएगा। 2 जीरो हो तो 4 का जाएगा, 25 का जाएगा और 100 का जाएगा। 3 जीरो हो तो 8 का जाएगा, 125 का जाएगा और 1000 का जाएगा। ये जीरो का नियम है और ये जीरो आगे चलती रहेगी। 4 जीरो होते उठेंगे 16 हो जाएगा, उधर 625 हो जाएगा, उधर 10,000 हो जाएगा। कई बार है ना, कई बार जैसे ऐसे हो जाए ऐसा कि मान काटना पड़ा ऐसा तो हमें 2 सी काटा, कभी 4 सी काटा, लेकिन इतना ध्यान रखो यदि 3 जीरो से तो 8 को डायरेक्ट भाग देना, सीधो डायरेक्ट 8 या 24 ऐसे डायरेक्ट भाग देना, क्योंकि 2 सी देगा एक समय मान तो 1 1 2 2 4 4 सेकंड बचाने से। तो 3 जीरो सी तो 125 को भाग कन्फर्म जाएगा, डायरेक्ट 125 को दे दिया करो, 5 को देंगा फिर 2 को, तो ऐसे समय ज्यादा खराब ना करना अपन, सिर्फ समय बचाना। 2 2 4 4 सेकंड बचाएगा, लास्ट में हमारे 5 से 7 मिनट बचानी थी लास्ट में, जो हमारी मेरिट में इंक्रीज करेंगे, मेरिट बढ़ाएंगे हमारे। अब एक नियम होता है 7 का नियम, एक 7 का नियम होता है और एक होता है 19 का नियम। 7 और 19 का सेम नियम है। देखो सिर्फ ओडिक सी बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आओ ना, बेमेल छाटो, असंगत छाटो, भिन्न छाटो, अलग छाटो, उनमें हमेशा 3 संख्या ऐसी रही जब में 7 को भाग जाए, एक संख्या ऐसी रही जब में 7 को भाग ना जाए। तो कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक ने हम दुगुणों करांगा, दुगुणा करके और शेष संख्या में से घटाया जाता है। और यदि घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसमें या तो 7 का भाग जाए या घटाने के बाद 0 बचे तो वह संख्या 7 से पूर्णतः डिवाइड होती है। इकाई के अंक का दुगुणा करके शेष संख्या में से घटाया जाता है। जरूर नहीं कि वो 3 अंकों की है। यदि 4 अंकों की संख्या है, जैसे ये संख्या आ गई, इसका दुगुणा करो, 2 दूनी, इसमें से 4 घटाओ, इसका दुगुणा करो, 9 दूनी 18, 23 में से 18 घटाओ। अब ये 5 बच गई ना, ये 5 बच गई, या तो ये यहाँ जो संख्या बची है इसमें 7 का भाग जाना चाहिए या फिर यहाँ 0 बचना चाहिए। अगर 0 बच रहा है तो भी 7 से डिवाइड होगी है, और यदि 7 का भाग जा रहा है तो भी 7 से डिवाइड होगी। 19 में इससे उल्टा है। 19 में क्या है कि इकाई के अंक का दुगुणा करके और इसमें जो शेष संख्या बच गई इसमें जोड़ा जाता है। अब 38 में 19 दूनी 38, तो ये 19 का भाग जाएगा इसमें। 19 में इकाई के अंक का दुगुणा करके जोड़ेंगे और 7 में इकाई के अंक का दुगुणा करके घटाएंगे। लिख लो ये बात। 7 का नियम होता है इकाई के अंक का दुगुणा करके शेष संख्या में से घटाया जाता है। और 19 का नियम लिखो, इकाई के अंक का दुगुणा करके शेष संख्या में जोड़ा जाता है। जो अंक दुगुणा कर रहे हो ना उसको छोड़ देना है। पहले तो ये बताओ, समझ में आए? दोबारा फिर समझाऊं। 19 में दुगुणा करना है और 7 में घटाना है, दुगुणा करके घटाना है, उसमें जोड़ना है। अब है 11 का नियम। देखो 11 का नियम क्या होता है कि जैसे कोई भी संख्या 3 अंकों की भी हो सकती है और 4 अंकों की भी हो सकती है। तो क्या करेंगे कि एक छोड़कर एक अंकों का योग बराबर करना है। जैसे इसका जोड़ इसके बराबर आना चाहिए। ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी। जैसे 275 है, इसका जोड़ इसके बराबर आना चाहिए।
जैसे 4 अंकों की लिखें, यहाँ लिख दिया मैंने स्टार, स्टार की जगह क्या लिखें कि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए, तो क्या करोगे कि एक छोड़कर एक अंकों का जोड़ बराबर करना है, इसका और इसका जोड़ इसके और इसके जोड़ के बराबर करना है। 4 और 3 हो गए 7, तो 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए 2। तो एक छोड़कर एक अंकों का जोड़ यदि बराबर है या उनके योगफल में 11 का अंतर है तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। लिख लो ये लाइन। सम और विषम के स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान दूसरा चौथा छठा, विषम स्थान पहला तीसरा पांचवा। सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो बराबर हो या उनमें 7 का अंतर हो, सॉरी 11 का अंतर हो, या तो बराबर हो या उनमें 11 का अंतर हो। या तो बराबर हो या उनमें 11 का अंतर हो, या तो बराबर हो या उनमें 11 का अंतर हो। फिर सुनो, मैं कहूं कि 6 5 4 3 2, यहां क्या लिखा जाए कि यह 11 से विभाजित हो जाए, या फिर k लिख देंगे, x लिख देंगे, क्या लिखा जाए कि यह संख्या 11 से डिवाइड हो। अब मेरी बात सुनो, 11 से हमें विभाजित करना है और एक छोड़कर एक अंकों को जोड़ना है। k का मान क्या है, x का मान क्या है, इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 12 हो गया, 6 4 10 और 2 12, 5 और 3 8 हो गया। क्या लिखूं मैं यहां, तो दोनों का जोड़ बराबर होते ही 11 से डिवाइड हो जाए। समझ गए 11 का नियम। ऐसे लिखो, रीजनिंग का हमारा सेकंड टॉपिक लिखो, वर्णमाला संख्यात्मक मान। वर्णमाला संख्यात्मक मान। देखो इसमें 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन है, कम से कम 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में, कम से कम 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में। देख, एक तो जब भी क्वेश्चन रीजनिंग सोल्व करो ना, तो सबसे पहले जो तुम्हारा लिखने का तरीका होगा जाते ही, वो ये तरीका होगा, ये तरीका होगा। पहले m तक लिखोगे और m के नीचे n, जाते ही पहले पेपर में लिख दो, पीछे जो रफ पेज है उसमें ये ABCD इस तरह लिख दो। वैसे तो प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि याद ही हो जाएगी तुम्हारे, और जो याद ना भी रहे तो भी ऐसे लिखोगे तो इसका क्रम याद रहना फिर आसान रहेगा। जैसे A 1 पर होता है, Z 26 पर होता है, तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। A इधर से पहला है, Z उधर से पहला है, B इधर से दूसरा है, Y उधर से दूसरा है, तो B दूसरे पर है तो Y होता है 25 पर, क्योंकि टोटल 26 अल्फाबेट में 26 वर्ण होते हैं। तो किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का योग हमेशा 27 होता है, ये ध्यान रखना, 27 होता है। जैसे F तुम्हें पता है छठा है और तुम्हें जरूरत है U कौन से पर है, तो दोनों का जोड़ 27 होता है। तो मोटी बात ये, 27 में से 6 घटाओगे तो U आएगा 21 पर। ठीक है, जैसे मान लो G 7 पर है और दोनों का जोड़ होता है 27, तो T तुम्हें जरूरत है, T कौन से पर है, तो तुरंत 27 में से 7 घटाओगे, T आता है 20 पर। तो लिख लो, किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का योग हमेशा 27 होता है। किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का योग हमेशा 27 होता है। किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का योग हमेशा 27 होता है। देखो, कंडीशन नंबर 1, टोटल 8 से 9 कंडीशन है और 4 कंडीशन आज करेंगे, 4 कल करेंगे। कंडीशन नंबर 1 कि जैसे हमें दे दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम को 51 लिखा जाता है तो मोहन को क्या लिखा जाएगा। अब एक बात गौर से सुनो, सीधी सी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। आर हमें पता है 18 पर है, A 1 पर होता है और M होता है 13 पर।
18 तेरे 31 और 1 32, राम हो गया 32 पर। देखो 18 और 1 19 और 13 32 हो गया। तो मोहन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, M 13 O 15 H 8 A 1 और N 14, इसको जोड़ेंगे 8 8 16 17 4 21 यानी कि 51। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 51। ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन, केवल इनके क्रम को काउंट किया हमने, ऐड कर दिया और दैट इज मान, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब इसमें इतना आसान ना देख करके देखो क्या क्या कंडीशन लगाते हैं कि इसका जोड़ 32 होता है, 32 को या तो उल्टा करके लिखेंगे 23, तो तुम्हें 51 को उल्टा करके आंसर क्या देना है 15। 32 इसका जोड़ आ गया, राम में कितने अंक हैं 1 2 3, 32 में 3 जोड़ के यदि 35 लिखेंगे, राम को 35 लिखेंगे तो तुम क्या लिखोगे 51 में 1 2 3 4 5 जोड़ करके 56। यदि 32 में 3 घटाएंगे, 1 2 3 घटाएंगे 29 लिखेंगे, तो तुम 51 में 5 घटाओगे, इसका आंसर करोगे 46। यदि 32 को 3 से गुणा करके 96 लिखेंगे, तो तुम 51 को 5 से गुणा करके 255 लिखोगे। तो इसमें टोटल 5 कंडीशन होती है, ये 5 कंडीशन होती है। समझ में आएगा ना, बताओ। जितने वर्ण हैं उनको जोड़ देते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या फिर उसको या विपरीत क्रम में लिख देते हैं। क्लियर? लिखवाऊं या ध्यान रख लोगे? ध्यान रख लोगे? ये तो होती कंडीशन नंबर 1। लिखो जल्दी से। यदि कार को 25 लिखा जाता है तो ट्रक को क्या लिखा जाएगा? जल्दी आंसर निकालो 1 मिनट में। सत्तर जोड़ कितना आए हो? 20 18 21 3 और 11 कितना आ गया ये? 72 73 आएगा शायद, 73 आएगा। तो 73 में कितने जोड़ेंगे? 1 2 3 4 5 78 आ जाएगा। कंडीशन नंबर 2 देखो, दूसरी कंडीशन है यदि मैं GO को 32 लिखा हूं तो सम को क्या लिखा? यदि गो को 32 लिखा जाता है तो सम को क्या लिखा जाएगा? एक बात बताओ, G कौन से पर होता है? 7 पर। O कौन से पर होता है? अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 22। 22 में पांचों कंडीशन लगाओ। 2 जोड़ेंगे 24 नहीं है, 2 घटाएंगे 20 नहीं है, 2 से गुणा करेंगे 44 नहीं है, 22 का उल्टा 22। जब भी वो पांचों कंडीशन काम नहीं करती तो केवल एक ही कंडीशन काम करेगी, वहां Z बराबर 1 होगा, Y बराबर 2 होगा और A बराबर 26 होगा। केवल उल्टा काउंट करना है। जैसे Z को 1 मान लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि G आ गया 20 पर। और उल्टा जब भी गिनना हो तो ऐसे मत गिनना, 1 2 ऐसे मत गिनना। G का सीधा मान याद है तुम्हें 7 है और दोनों का जोड़ 27 होता है। जब उल्टा गिनोगे तो G 20 पर आएगा। जब भी उल्टा गिनना हो तो मैंने तो वैसे गिन के दिखाया, तुम्हें ऐसे गिनोगे इसमें समय खराब होगा। जैसे O का हमने उल्टा मान लेना है तो उल्टा मान कैसे लेंगे? सीधा मान इसका 15 है, 27 में से 15 घटाओगे तो जब उल्टा गिनोगे तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा 12। तो ये 20 और 12 कितने हो गए? 32। समझ में उल्टा मान कैसे लोगे? एक बात बताओ, E का उल्टा मान कैसे बताओगे? तुरंत प्रभाव से। E है 5 पर और Z को 1 मान लोगे, वापिस काउंट करोगे तो 22 हो जाएगा, क्योंकि 27 में से 5 घटा देंगे तो उल्टा गिनोगे तो E 22 पर आएगा। अब जल्दी से सम का निकाल के दिखाओ, जल्दी से निकाल दिया?
कंडीशन नंबर 3 ऐसे देंगे, यदि हम मुकेश को तो राकेश को क्या लिखा जाएगा। देखो आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, तो इसमें क्या करना है, M 13 पर, U 21 पर, K 11 पर, E 5 पर, S 19 पर और H 8 पर। जिसका मान सिंगल है वो तो एज इट इज लिखा जाता है, और जिसका मान डबल है उसको जोड़ के लिखेंगे। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 5 को 5 लिखेंगे, 9 और 1 10 और 8 को 8 लिखेंगे। जिसका मान डबल है उसके अंकों को जोड़कर लिखा जाता है, और जिसका सिंगल है उसको एज इट इज लिखा जाता है। राकेश का बताओ। 91 25 108, R 18 पर 8 1 9, A 1 पर एज इट इज, K 11 पर 1 और 1 2, E 5 पर, S 19 पर, 9 और 1 10 और H 8 पर। मेरे समझ बेटा, सिंगल अंक एज इट इज और डबल अंक जोड़ के लिखते हैं। कंडीशन नंबर 4 देखो, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, यदि M को 82 71 लिखते हैं तो N को क्या लिखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। जब 4 अंकों तक मान चला जाए ना, तो सीधी सी बात है, इसमें क्यूब कर रखी है। M है 13 पर, ठीक है, M है 13 पर और N है 14 पर। तो 13 का क्या होता है, 12 17 28 21 93 होता है, 21 93 होता है भाई, 21 93 होता है, ये लिखेंगे। तो 13 M 13 पर है, 13 की जो क्यूब होती है वो 21 93 होती है। 21 93 को उल्टा करके लिखेंगे ऐसे। तो N 14 पर है, 14 का जो क्यूब होता है वो 27 44 होता है। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो 4 4 44 72 होगा। तो ये क्यूब लिख लो। 11 की क्यूब लिखो 1331 होती है। 12 की जो क्यूब होती है वो 1728 होती है। ये थोड़ा सा याद कर लो, इस यहाँ याद भी हो जाएगा। 27 44। 15 की जो क्यूब होती है वो 33 75। 20 तक कर लो। 16 की होती है 4096। 17 की होती है 49 13। 18 की होती है 58 32। 68 59 और 20 की होती है 8000। ये ले लो सब, ये बेटा याद भी कर दो। इक्कीस का घन होता है 9261। 22 का घन होता है 10 648। 23 का घन होता है 12 167 और 24 का घन होता है 23 824 और 25 का घन होता है 23 नहीं होता 13 824 होता है वो। 15 125 25 15 125 15 625 होता है भाई। देखो अब ये जैसे टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो मैक्सिमम ये है मैं नो बस यहां तक पूछते हैं, 15 16 तक पूछते हैं। अब जैसे मान लो हमें W दे दिया, W को 12 167 लिखते हैं, तो V को क्या लिखा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अब W वी नो दैट W 23 पर होता है, तो 23 का यदि घन याद है 12 167, V 22 पर होता है। 22 का घन याद रहना अनिवार्य है, जब तो हम आसानी से इसको
1 सेकंड में कर देंगे, और यदि याद नहीं है तो इसमें समय खराब करेंगे, बार बार गुणा कर कर देखेंगे तो उसमें 2-3 मिनट खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये 25 तक याद ही कर लो इसको। पहले तो ये बताओ ये कंडीशन समझ में आई कि ना आई? आ गई? इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन है कि मैं कहूं कि यदि r को 81 लिखा जाता है तो p को क्या लिखा जाएगा। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन जैसे ऑप्शन से जल्दी होते हैं। भाई r चूंकि 18 पर है तो 18 का उल्टा 81 कर दिया, p 16 पर है, 16 का उल्टा करेंगे तो इसका आंसर 61 आएगा। पर ऑप्शन में यदि 61 ना दे के हमें ऑप्शन दे दिया 100, 121, 144, जैसे इस तरह दे दिए 4 ऑप्शन, तो अब 61 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं लगेगी। तो इसका मतलब है कि r पीछे से काउंट कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का वर्ग कर दिया 81, पीछे से p 11 पर है, 11 का वर्ग आएगा 121, तो इसका आंसर आएगा 121। तो ये ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे भाई आगे से ले रखा है या पीछे से ले रखा है, समझ गए। लिखो यदि r को 64 लिखा जाता है तो p को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन है 36, 42, 48 और 49। क्योंकि r है ना, r 18 पर होता है तो इन दोनों को गुणा कर रखे हैं अंकों को, 8 एकम 8, 8 का वर्ग 64, p 16 पर है तो आपस में अंकों को गुणा करेंगे 6, 6 का वर्ग आएगा 36। यदि u को 03 लिख रखा है तो v को क्या लिखा जाएगा। u को 03 लिखा गया है तो v को क्या लिखा जाएगा 04, क्योंकि u 21 पर है ना तो 2 और 1 3, v 22 पर है तो 2 और 2 4। यदि mn को 72 लिखा जाता है तो p को क्या लिखा जाएगा। क्योंकि m 13 पर n 14 पर, 13 और 14 27 का उल्टा 72 और p q 33, 33 का उल्टा भी 33। यदि z को 19 लिखा जाता है तो x को क्या लिखा जाए। ऑप्शन है 17, 16, 18 और 15। कैसे जेड है जेड 26 पर होता है, 26 का वर्ग क्या है होता है 676। इनको अंकों को जोड़ रखे हैं, 24 का होता है 576, 576 के अंकों को जोड़ दें। अच्छा एक क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में कि यदि एक ही क्वेश्चन आया था, यदि मुकेश को 24 लिखा जाता है तो मोहन को क्या लिखा जाएगा। ये एग्जाम में आया था।
एक क्वेश्चन ये आया था, यदि एक्सपीरियंस को 0.5 लिखा जाता है तो एक्सप्लोर को क्या लिखा जाएगा? एक ये क्वेश्चन आया था। हो गया? देख सुनो, इसमें वाउल कितने हैं? 2, 1 और 2 आगे लिख दिया। कॉन्सोनेंट व्यंजन कितने हैं? 4, 1 2 3 4 यहाँ लिख दिया। इसमें 1 वाउल, 2 वाउल, 2 आगे लिख दिया, 1 2 3 पीछे लिख दिया। वाउल होते हैं जो स्वर है ना, स्वर होते हैं ए आई ओ यू, ये 5 होते हैं। इसमें स्वर छाट रखे हैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 लिख दिए। इसमें 1 2 3, इसका आंसर आएगा 0 3। केवल वाउल छाट रखे। यदि मैं इसको लिखूं 5 अपॉन ऐसे लिखूं 1 2 3 1 2 3 4 5, 5/5 लिखूं तो इसका आंसर करोगे 1 2 3 4, तो इसका आंसर करोगे 3/4। ऊपर वाउल और नीचे कॉन्सोनेंट। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमारा भारत कोरोना से जूझ रहा था, अब तो कुछ राहत मिल गई है। तो परीक्षा की डेट भी आ चुकी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप भी थोड़ा सा सचेत हो और हम भी पढ़ाने में उत्सुक रहेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन एक दो हर एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जो जलवायु है, हाँ, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यानी ट्रॉपिकल। ठीक है। मानसून मौसम, यानी कि लैटिन भाषा के, हाँ, लैटिन भाषा के मौसम शब्द से बना है। ठीक है, मौसम शब्द से। तो भारत की मेन चीज़ ये है कि भारत की जलवायु अगर पूछ ले कि भारत की जलवायु कैसी है, वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है जी। वैसे तो हम भारत की जलवायु को कारक लिखवाते, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कहाँ भाई डस्टर, अच्छा ये रहे। इसको विश्व से, वर्ल्ड से जोड़कर चलेंगे, तभी हमारा जो भारत की जलवायु है वो तभी समझ में आएगी। ठीक है, तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। एक होती है वायु, और पवन। वायु क्या होता है? वायु गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या होती है? गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है। और हवा, वायु का लंबवत संचरण। इसमें लिखिए वायु में गैसों का मिश्रण, वायु पूछ लेते हैं। और हवा
हवा क्या है? वायु का लंबवत संचरण। लंबवत संचरण क्या कहलाता है? हवा। ये छोटे छोटे हेडिंग ही ये कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है ना, आप उतार लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु का क्षैतिज वितरण। पवन क्या होता है? पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु का क्षैतिज वितरण क्या कहलाता है? पवन। ठीक है, ये मैच में भी करके दे दें, जिसमें मैच ये ऊपर नीचे करके दे दें, ठीक है। तो वायु क्या होता है? वायु में गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। हवा वायु का लंबवत संचरण, और पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु का क्षैतिज वितरण क्या कहलाता है? पवन। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जब बाहर की जलवायु पढ़ाएंगे ना तब समझ में दिक्कत नहीं आएगी। उतार लो। बेटा आप समझने की चीजें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से लिखना। ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है, थोड़ा सा दूर रख देते हैं। अब डायग्राम से के द्वारा हम समझाएंगे, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री। उत्तर में कौन सी रेखा है? 37 डिग्री। 37 डिग्री कर्क रेखा। दक्षिण में 37 डिग्री हाँ मकर रेखा। वैसे तो मैं ये लिखवाने की जरूरत नहीं थी। और ये उत्तरी ध्रुव और ये हाँ दक्षिणी ध्रुव। यानी भूमध्य रेखा से ऊपर वाला स्थान क्या होता है? उत्तरी ध्रुव, और भूमध्य रेखा से नीचे वाला स्थान क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इधर भी ऐसी थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, समझ नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा ये 0 डिग्री, 23 से 2 डिग्री। दक्षिण में मकर रेखा, उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और उनके बीचों बीच ये है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इधर भी ऐसे। भूमध्य रेखा और मकर रेखा 0 डिग्री। अब देखो सूर्य की किरणें पड़ रही,
इधर। ये डायग्राम आप भी बना लोगे ना तो समझ में दिक्कत नहीं आएगी। बाईस दिसंबर, ठीक है, और 21 जून। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है। इस दिन यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, ठीक है। इसी तरह से 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर, ठीक है। ये बात लिखने की, ये डायग्राम उतारो जल्दी से, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में तो ठंड पड़ेगी ना इधर, उत्तरी गोलार्ध में, हाँ उत्तरी गोलार्ध में ठंड और दक्षिण गोलार्ध में गर्मी। दक्षिण गोलार्ध में गर्मी क्यों पड़ रही है? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ रही है। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है, तो यहाँ गर्मी पड़ेगी और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा यानी कि दक्षिण गोलार्ध में ठंड, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, ये लिखने की आवश्यकता है, फिर बोलोगे नहीं तुम। तो वो स्थान क्या कहलाएगा? शीत आयनात, शीत आयनात। इक्कीस जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगी। 21 जून को, हाँ, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी तथा दक्षिण गोलार्ध में ठंड है। इक्कीस जून को सबसे बड़ा दिन, जबकि 22 दिसंबर को सबसे छोटा ना। 21 जून को सबसे बड़ा दिन, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटी दिन, ठीक है। तो इस तरह से ये तुम समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 21 मार्च को सूर्य की किरणें यहाँ 21 मार्च को पड़ेगी कर्क रेखा पर। गर्मी पड़ती है ना, तो वसंत विषु और 23 सितंबर को शरद विषु। हाँ, विषु। कोई बात नहीं, अगर इस डायग्राम से समझ में नहीं आएगा तो हम दूसरा डायग्राम भी समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तुम्हें कई चीज़ दिख गई लिखी हुई, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे डायग्राम से समझा देंगे। पहले ये डायग्राम आप देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विषुव, ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिण गोलार्ध में ठंड है, वहाँ इसके विपरीत हो जाएगी, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ठंड और दक्षिण गोलार्ध में गर्मी, मकर रेखा पर पड़ती है ना।
दूसरे डायग्राम से समझाते हैं। नए डायग्राम से समझ में आया ना, फिर नहीं समझ में आएगा, ये थोड़ा ध्यान से देखना। चलो साफ साफ लियो। ओके, ये भूमध्य रेखा है, जल्दी नहीं करेंगे, आप कहो ना जल्दी मत करो सर। भूमध्य रेखा यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, ये 0 डिग्री या विषुव भी कहते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है ना। अब ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च यहाँ पर 21 मार्च है, ठीक है। और यहाँ सूर्य की किरणें कर्क रेखा कब पड़ेगी, 21 जून को, 21 जून को। यहाँ से फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये प्रक्रिया ऐसे चलेगी, कहाँ गए, 21 जून, 23 सितंबर, 23 सितंबर। फिर ये प्रक्रिया ऐसे चलेगी 22 दिसंबर, फिर ये प्रक्रिया फिर चल जाएगी, ठीक है, 21 मार्च। तो अब तो समझ में आएगा होगा, ठीक है, कि सूर्य की किरणें 21 मार्च को कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ेगी और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। सर 21 मार्च को 21 जून को पड़ेगा तो सबसे बड़ा दिन, और यहाँ अगर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, ठीक है। विपरीत हो जाएगा इधर, अगर सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। इधर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, विपरीत हो जाएगी दिन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसको हम क्या कहते हैं, दिन रात बराबर होते हैं ना, दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो इसको हम क्या है, विषुवत वर्त कहते हैं, विषुव, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत, ये कई बार क्वेश्चन इनमें से पूछ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में लिखो, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, और दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म आयनायत। 21 जून को सूर्य की किरणें पड़ेगी तो क्या कहेंगे, ग्रीष्म आयनायत, ठीक है, ग्रीष्म आयनायत। 22 दिसंबर की बात करते हैं, 22 दिसंबर क्या कहलाते हैं, शीत आयनायत। सर्दी पड़ती है ना 22 दिसंबर को, तो शीत आयनायत होगी। तो इसमें क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन लिखो, शीत आयनायत में उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। इक्कीस मार्च को वसंत विषुव, 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। वायदा पेटिया, ये वर्ल्ड में भी चलती है,
अब वर्ल्ड को इनसे जोड़कर चलेंगे तभी हमारा भारतीय मानसून समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो वायदाब पेटिया को हम क्या कहते हैं? समदाब पेटिया क्या होता है? समान वायदाब मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समदाब पेटिया, समदाब पेटी, ठीक है। समदाब पेटिया। तो वायुदाब क्या होता है? वायुदाब, वायु का दाब, ठीक है ना। वायुदाब क्या होता है? लिखो, एक यूनिट क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय परतों द्वारा लगने वाला समस्त दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब कहलाता है, यानी कि वायुमंडल की जो समस्त परतें हैं उस पर जो दाब लगता है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? शाबाश बताओ। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लिखो, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 1013.25 MB। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार हो जाता है। हाँ, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 1013.25। आगे लिखो, 1013 MB से कम वायुदाब, ठीक है। 1013 MB से 1013.25 से कम वायुदाब क्या कहलाता है? निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। समुद्र तल से नापते हैं ना वायुमंडलीय दाब को, कहाँ से नापते हैं? समुद्र तल से। और कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। तो अगर 1013.25 मिलीबार से कम वायुदाब होगा तो क्या कहलाएगा? निम्न वायुदाब। अगर 1013 MB से अधिक वायुदाब होगा तो क्या कहलाएगा? उच्च वायुदाब। ये फैक्ट समझ गए। और वायुदाब को किससे मापते हैं? वायुदाब को बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से नापते हैं। वायुदाब को बैरोमीटर से नापते हैं भाई। वायुदाब मापने की इकाई क्या है? बैरोमीटर। चलो ये बनाते हैं। अब ये डायग्राम देखो, ये बेटा देखो, कभी आपने सुना होगा डॉल ड्रम के बारे में? पाँच डिग्री उत्तरी, ये 0 डिग्री विषुवत वर्त, ठीक है जी। 5 डिग्री दक्षिणी, उत्तर में 30 से 35 डिग्री उत्तरी में, ठीक है।
30 से 35 डिग्री और ये 60 डिग्री भी हो जाता है ना। 30 से 35 डिग्री, 60 से 65 डिग्री, ठीक है, वायदा पेटी ही है। और ये 90 डिग्री उत्तरी में और दक्षिण में 90 डिग्री। ये जो स्थान है हमारा, ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या बनता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है ना, जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी ज़्यादा, यानी कि सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेगी, वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो लो प्रेशर और इधर हाई प्रेशर, ये 60 डिग्री होगा। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर। यानी कि लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर निम्न दाब, निम्न दाब, और हाई प्रेशर उच्च दाब, ठीक है जी। लो प्रेशर, निम्न प्रेशर, क्योंकि जब पवनों का जब प्रश्न चलेगा ना, तो ये टॉपिक है ना, कामयाब होगा। पवन कहां से कैसे चलती है, वह पवन है हाई प्रेशर से, हमेशा पवन हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब, ठीक है। ये जो स्थान है, ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, यानी कि 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी, क्यों, यानी कि कोई भी इसमें हवा का कोई वायुदाब पेटी नहीं है, वायुदाब नहीं है इसमें। तो ये क्या कहलाता है, डोलड्रम पेटी, या फिर शांत पेटी भी कहते हैं। उठा लो कोई बात, ठीक है। डोलड्रम या शांत पेटी, 5 डिग्री उत्तरी 5 डिग्री दक्षिणी के बीच की जो स्थान होता है, वो क्या कहलाता है, डोलड्रम पेटी। जब 5 डिग्री डोलड्रम पेटी, या इसको क्या कहते हैं, शांत पेटी। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये निम्न वायुदाब कहलाता है। शीतोष्ण उच्च वायुदाब, ये शीतोष्ण उच्च वायुदाब, शीतोष्ण उच्च वायुदाब, शीतोष्ण उच्च वायुदाब लिख लिया करो। ये उपद्वीय निम्न वायुदाब, वायुदाब अभी थोड़ा सा समझ में आएगा, आगे भी हम चलेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, ठीक है। इसी तरह से ये उपद्वीय है, ये जो है इसी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये देखो वायुदाब पेटी कितनी बन रही, वायुदाब पेटी निम्न वायुदाब पेटी और उच्च वायुदाब। निम्न कितनी ही, लो 1 2 3, तो 3 तो क्या है, 3 निम्न वायुदाब, और 4 1 2 3 4 उच्च वायुदाब पेटी। तो पृथ्वी पर कितने कटिबंध हो गए, 7 कटिबंध हो गए। 7 कटिबंध में से वायुदाब पेटी कितनी ही, लो कितनी ही, 3, और उच्च कितनी ही, 4। समझ गए ना। यहां से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कभी भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये डायग्राम आना चाहिए। कोई प्रश्न पूछ ले कि वायुदाब में कितनी कटिबंध पेटी है, लो, तो लो कितनी होगी, 3, और उच्च कितनी होगी, 4, टोटल कितनी होगी, 7 वायुदाब पेटी है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। यह डायग्राम उतारो। साथ साथ उतार लेना तो थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बोलता रहूँ नहीं, मेरी लिखाई कुछ ऐसी है।
अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा तो हम दूसरा डायग्राम समझाएंगे, उसे और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है डोलड्रम पेटी वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है कि डोलड्रम पेटी 5 डिग्री उत्तरी 5 डिग्री दक्षिणी के बीच को स्थान को हम क्या कहते हैं, डोलड्रम पेटी, यानी कि शांत रहता है, इसमें कोई हवा ही नहीं चलती। क्यों नहीं चलती ये हम आगे बताएंगे और भी बढ़िया तरीके से। ठीक है, जब 30 डिग्री से 5 डिग्री की ओर जाते हैं तो हवाएं इतनी गर्म हो जाती है कि वह 5 डिग्री यानी 0 डिग्री से पूछने से पहले ही वो ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठ ये सनवने धाराओं का रूप ले लेती है ऊपर उठकर, और ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर वो यानी कि आरोहण हो जाता है, आरोहण से अवरोहण होकर इस तरह से वो चलती रहती है। ठीक है, तो हम आगे और भी बढ़िया तरीके से बताएंगे। ये डायग्राम उतारो पहले, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक भारत की जलवायु नहीं समझ में आएगी, ये बात है। मिटाएं? तो भाई ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो हम दूसरे डायग्राम से समझाएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दूसरा था, क्या कह रहे हैं? चेष्टा रखा होगा भाई। सर आ गया क्या? अच्छा, चलो देखो, ये हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, 5 डिग्री इधर भी, ये 30, ये 60, ये 90 डिग्री। ठीक है, 30, 60, 90। तो यहाँ क्या बन रहा है 0 डिग्री पर ना, 0 डिग्री पर यहाँ लो प्रेशर या हाई प्रेशर? लो प्रेशर है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? लो प्रेशर, हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर या लो प्रेशर। ठीक है, यानी कि दोनों ध्रुवों पर हाई प्रेशर होता है, ये बात तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लो प्रेशर यहाँ क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। ठीक है, और यहाँ लो प्रेशर। अब समझ में आएगी। अब देख लो कितने कटिबंध हो गए, 7 कटिबंध हो गए। अब इस लाइन में तो क्या दिक्कत है? ठीक है ना। तो और निम्न वायुदाब कितने हो गए, उच्च वायुदाब कितने हो गए, ये मैंने आपको बता दिया। निम्न 3 और उच्च 4 होते हैं। ठीक है, अब पवन कहां से चलेगी भाई? इधर से तो चलेगी नहीं, क्योंकि यहां तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है, 0 डिग्री शांत पेटी है, तो ऐसे चलेगी पवन और आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां सूर्य की किरणें इतनी गर्म हो जाती है, सनवनीय हवाओं या धाराओं का जन्म ले लेती है, तो ऊपर उठेगी, इधर तो जाएगी नहीं। ठीक है ना, तो किधर? इधर अवरोहण और आरोहण हो जाएगा। क्योंकि पवन कैसे चलती है? पवन मैंने बताया था हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब यह हाई प्रेशर है, अब यहां से कोई चलती है? तो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर, पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। ठीक है, अब ये पवने कहां से चलेगी? इधर से 30 से 60 डिग्री के बीच में, बताओ मेरे को। ऐसे चलेगी ना, क्योंकि हाई प्रेशर इधर है, यहां तो लो प्रेशर है। लो प्रेशर से ऐसे कोई चलेगी, तो 30 से ऐसे, हाँ
ठीक है। अब यह हाई प्रेशर है, ऐसे ये बात समझ में आएगी ना, तुम कभी नहीं भूलोगे, ये डायग्राम समझ में आएगा। इसी तरह से पवन है, क्योंकि ये पार नहीं कर पाएगी, डोल्ड्रम पेटी है, शांत पेटी है, ठीक है। डोल्ड्रम पेटी 5 डिग्री उत्तरी 5 डिग्री दक्षिणी के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, डोल्ड्रम पेटी, डोल्ड्रम पेटी या फिर शांत पेटी, शांत पेटी। अब पौने ऊपर उठेगी, फिर अब बताओ मेरे को इधर से ऐसे करे या फिर ऐसे, हाँ पी से हाई प्रेशर है, पौने हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यही तो समझने की बात है। ये शांत पेटी है 5 डिग्री, इसमें कोई वो नहीं चलती, ठीक है। डोल्ड्रम पेटी शांत पेटी, वो डायग्राम नहीं समझ में आया तो ये डायग्राम देखना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो हमने बताया दिया था भाई ये कौन कौन सा उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है, ध्रुवीय कटिबंधीय। ध्रुवीय कटिबंधीय कौन से आ जाते हैं 60 डिग्री में, और शीतोष्णकटिबंधीय 30 डिग्री में, और विषुवत रेखीय में 5 से 30, ठीक है ना। उतार ले। ध्रुवों पर तापमान हमेशा कम होगा या ज्यादा, ध्रुवों पर तापमान, ध्रुवों पर तापमान हमेशा कम होगा, हाँ। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा ना, फिर मैंने हाई प्रेशर तभी तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि ध्रुवों पर तापमान हमेशा कम होगा ज्यादा, कंफ्यूज होगी तुम। ये छोटी छोटी लाइनें पूछ लेते हैं मैच करके, भाई मैच करो, ठीक है, और उसमें से आप कंफ्यूज हो जाते हो, वही गलती कर देते हो तुम। अब मैंने हाई प्रेशर कर दिया तो ध्रुव पर तापमान हमेशा कम होगा, क्योंकि दोनों ध्रुवों पर तापमान हाई प्रेशर, देखो हाई प्रेशर उच्च वायुदाब है, जहां उच्च वायुदाब होगा तापमान कम होगा, जहां लो प्रेशर होगा वह तापमान ज्यादा होगा, समझ गए। और हवाई कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मिटाएं, बस 10 मिनट और पढ़ाएंगे, इसके बाद मैंने एक हेडिंग लिखवाई थी पवन। तो पवन क्या होती है, वायु का क्षैतिज संचरण, ठीक है, क्या गलत है, पवन। पवन किसे कहते हैं, वायु का क्षैतिज संचरण ही पवन कहलाता है। पवन कितने प्रकार की होती है, पवन के प्रकार, पवन 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 भूमंडलीय पवन, पवन। नंबर 2 स्थानीय पवन, मानसूनी पवन कहते हैं, मानसूनी पवन। नंबर 3 स्थानीय पवन, और नंबर 4 दैनिक पवन। नंबर 4 दैनिक पवन है, ठीक है भाई। पहले तो इसके बारे में हेडिंग लिख लो कि भूमंडलीय पवन क्या होते हैं, मानसूनी पवन क्या होते हैं, स्थानीय पवन क्या होता है, दैनिक पवन क्या होते हैं। ये स्थानीय जो पवन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन स्थानीय नामों को जो नाम होते हैं ना उस वे आगे हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हेडिंग डालो भूमंडलीय पवन। ये वे पवनें होती है जो साल भर भूमंडल पर
मतलब पृथ्वी पर एक ही दिशा में चलती है, जो साल भर एक ही दिशा में चलती है। पृथ्वी पर साल भर, पृथ्वी पर साल भर एक ही दिशा में चलती है, उसको हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय पवन। साल भर एक ही दिशा में चलती है, उसको हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय पवन। मानसून पवन वे पवनें होती है जो 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में, 6 महीने दक्षिण गोलार्ध में चलती है। मानसून आता है ना, तो 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में, 6 महीने दक्षिण गोलार्ध में चलती है। मानसून पवन कहलाते हैं। मानसून के अनुसार चलने वाली पवन को हम क्या कहते हैं? मानसून। तो 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में, 6 महीने दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? मानसून पवन। नाम आते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन क्या होते हैं? जो किसी निश्चित, स्थानीय पवन शाबाश, जो किसी निश्चित स्थान पर, जो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय काल में पाई जाने वाली, जो किसी निश्चित स्थान पर, जो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली पवनें, ठीक है, और गायब हो जाती है। पाई जाने वाली पवनें, क्या कहते हैं? स्थानीय पवन। ठीक है, बाद में गायब भी हो जाती है। दैनिक पवनें क्या होता है? दैनिक पवनें दिन और रात के तापमान के कारण पाने वाली पवनें, पाई जाने वाली पवनों को दैनिक पवन कहते हैं। लिखो दैनिक पवनें। दिन और रात के तापमांतर के कारण, दिन और रात के तापमांतर के कारण, दिन और रात के तापमांतर के कारण अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है। दिन और रात, ठीक है, दिन और रात के तापमांतर के कारण अपनी दिशा दिन और रात के तापांतर के कारण अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है। उसको क्या कहते हैं? दैनिक पवन। परिवर्तन कर लेती है। लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? दैनिक पवन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कल हम और भी इसको आगे बढ़ाएंगे, बढ़िया तरीके से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।